गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. चलो फिर करें स्टार्ट बच्चों. तो yesterday we were solving questions on equivalent production in process costing. Do you remember? Okay, before that tell me. चलो 5 मिनट रिविजन कर लेते, बाद में देख लेना. आपको कोई पेज पे आके रुकना है क्या? पेज नंबर 512 पे आ जाओ. पेज नंबर 512 पे आ जाओ. वहाँ के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व 5 मिनट के बाद. चलेगा? पेज 512 पे आके रुक जाओ. ठीक है. चलो टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. जितना याद आता है बताइए. मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है. चलो कौन से पॉइंट्स अपने को याद आता है चेक करते हैं अपन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. देर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब ये प्रोडक्शन इज नॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर. सेकंड, प्रोडक्शन इज इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्टॉक. करेक्ट और नॉट? थर्ड, प्रोडक्ट्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल एट प्रोसेस स्टेज. मतलब रॉ मटेरियल लूजेस इट्स आइडेंटिटी एज इट अंडरगोज मेनी प्रोसेसेस. Output of one process becomes input to the subsequent process and so on till it becomes the finished product. Till it becomes the finished product. Next, cost becomes cumulative. Cost becomes cumulative. Then manufacturing process is divided, या manufacturing operation are divided into some number of processes. Correct or not? As per the specifications by some expert people. Yes or no? And last is, बोलो, it requires relatively lesser managerial attention as compared to job costing, as production process is standardized. As production process is standardized, it is not as per customer order. एक standardized procedure है जो चलता ही रहता है सालों साल. Right or not? ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर के हिसाब से गुड्स बनाओ. ऐसा कुछ नहीं है. वो प्रोडक्शन चलता ही रहता है इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड. तो आपको इतना लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में. याद हो गया? वैसे ऐसा कुछ रट्टा नहीं मारा अपन ने, बट एंड इसके बावजूद भी अपन भूलने वाले, जैसे मैं पहले भी बताया आपको. बट ये जो अभी मैंने 6-7 पॉइंट्स बताए, इसको आपने कहीं मार्क करके रखना चाहिए. कीप वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए ताकि अपने को याद आए बाद में. अपन जैसे बाद में पढ़ते वक्त भी, क्लास में भी पढ़ते वक्त कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते कि नहीं? येस और नो? चलो मुझे एक बार पूरा फाइनल चार्ट बताओ मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट का, जो अपने प्रीवियस चैप्टर में था. मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. बोलो. फिजिकल आउटपुट मेथड, सेल्स वैल्यू मेथड, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड, टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड सर्वे मेथड. टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड सर्वे, या इसी को हम ट्रायल एंड एरर और मैनेजमेंट जजमेंट मेथड बोलते हैं. ट्रायल एंड एरर और मैनेजमेंट जजमेंट मेथड. याद है क्या बच्चों? ओके. उसमें सेल्स वैल्यू जो सेकंड मेथड था, सेल्स वैल्यू मेथड, उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 4 पार्ट में? 4 पार्ट में. कौन से? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. नेक्स्ट, फाइनल सेल्स वैल्यू, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड रिवर्स कॉस्ट मेथड. एंड रिवर्स कॉस्ट मेथड. याद है बच्चों? तो दे वेर, ये जो भी हमने अभी डिस्कस किया, ये थे मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ joint cost. Can you explain marginal cost and contribution method? Here joint cost is first divided in 2 parts, variable joint cost and fixed joint cost. Variable joint cost is apportioned over joint products in the ratio of sales volume. सेल्स वॉल्यूम नहीं रहेगा तो सेल्स वैल्यू हो सकता है, बट प्रेफरेंस सेल्स वॉल्यूम का रहेगा. फिर सेल्स वैल्यू ऑफ हर एक प्रोडक्ट से वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट डिवाइड होगा. बट वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट किस रेशियो में अपॉर्शन हुआ है? सेल्स वॉल्यूम. तो आपको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट. मिला कि नहीं? देन फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ contribution of each product in order to arrive at profit of each product. In order to arrive at profit of each product. Do you remember my friends? Tell me what are the 4 steps, 4 important main steps. उसके आजू बाजू में 1-2 स्टेप्स आ सकते हैं अभी. abnormal loss अकाउंट बनाओ, abnormal gain अकाउंट बनाओ, समझा या नहीं? और कुछ बनाओ. बट व्हाट आर द 4 मेन स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 मेन स्टेप क्या है? प्रिपेयर, फॉर्मेट के साथ बता रहा. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स. लेबर ओवरहेड को क्लब किया तो भी चलता है. बराबर है बच्चों? पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गया.
दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या आता है? पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। एक ओवरऑल फॉर्मेट बताओ उसका, एक जनरल क्या रहता है? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, अगर रहेगा तो जो भी रहेगा दैट इज नेट कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो फर्स्ट वर्किंग से आता है, तो आपको मिल जाता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। क्या मिल जाता है? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिल जाता है कि नहीं? एंड फिर तीसरा वर्किंग है स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब पूरे प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? बाय बोलो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, उसका वैल्यूएशन, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बाय अबनॉर्मल लॉस। अच्छा अबनॉर्मल गेन भी रहा तो अपन क्रेडिट साइड में निगेटिव नंबर ऐसे बोल के सोचते, लिखते हो बाद में डेबिट में लिखते, लिखते हो बाद में डेबिट में लिखते, बट हम क्रेडिट साइड में वो निगेटिव नंबर है, ऐसा वर्किंग में करते उस अलोकेशन ऑफ कॉस्ट में अपन निगेटिव नंबर लिखते हैं, क्योंकि अलोकेशन ऑफ कॉस्ट जो है ना वो प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड है, एंड प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुमने निगेटिव नंबर लिख दिया अबनॉर्मल गेन बोल के, मतलब एक्चुअली वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में है। समझा क्या बच्चों ये? तो स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, अबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वहां पे आता है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड वाला वर्किंग कैसे बनता है? बोलो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, अगर हम फीफो मेथड, अभी तक एवरेज कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, हाँ बोलो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, आउट ऑफ आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉस्ट इनकर्ड बिफोर दैट पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड इन दैट पीरियड। मतलब हो सकता है कि वो ऑलरेडी 100% कंप्लीट है मटेरियल में, लेबर में समझो 60% कंप्लीट है, तो मटेरियल में 100% एंड लेबर ओवरहेड में 60% लाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो भी वहां पे आता है, एंड बचा हुआ खर्चा भी यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आ जाता है, क्योंकि वो भले ही वो पिछले महीने में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट तो अभी हुआ है, तो अगले प्रोसेस को उसका पूरा कॉस्ट जाना पड़ेगा ना, मतलब कॉस्ट इनकर्ड बिफोर दैट पीरियड ऑन दोज यूनिट्स एंड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, दोनों आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड वाला वर्किंग एक बार मुझे रिपीट करो, कॉस्ट यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस। आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में भी दो पार्ट आ जाते हैं, कौन से? कॉस्ट इनकर्ड बिफोर दैट पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, वेरी गुड। एंड उसके बाद में अबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो बहुत आसान रहता है बच्चों, करेक्ट और नॉट? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट अपने पास रहता ही है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वर्किंग है पूरा अपने पास, करेक्ट है? सबका वैल्यूएशन जब होगा तो राइट ऑब्वियसली स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का वही टोटल आता है जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, ओनली ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट उधर नहीं रहता है, तो उतना डिफरेंस रह सकता है, यस और नो? तो हम कल जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए कौन से मेथड से थे? फीफो, एक दो क्वेश्चन फीफो से किए रहेंगे, एक क्वेश्चन में कोई मेथड की जरूरत ही नहीं थी, रीजन वहां पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था ही नहीं, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अगर था ही नहीं तो फिर मेथड की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट और नॉट? राइट, तुम एंड कोई मेथड लिखा तो भी वो सॉल्व वैसे ही होने वाला है, करेक्ट है? क्योंकि जो इंट्रोड्यूस हुआ है वही ऑब्वियसली कंप्लीट होने वाला है, करेक्ट और नॉट? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस, ऐसा कोई सीन ही नहीं रहेगा, क्योंकि देयर इज नो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, यस और नो? ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि नहीं हम लोग कल? तो देयर आर 4 स्टेप्स, एक बार वापस बताओ 4 स्टेप कौन सा है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फॉर्मेट दिमाग में रह गया। दूसरा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, उसमें तो सिंपल वर्किंग है, पर्टिकुलर अमाउंट, एंड ये 3 वर्किंग बन गए, तो इट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, तो प्रिपेयर रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट। कल हमने ऐसा भी एक ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें प्रोसेस 1 अकाउंट अपने नॉर्मल तरीके से बना, बट प्रोसेस 2 में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था, इसलिए वो कल का सबसे लेंथी क्वेश्चन था। प्रोसेस 2 में राइट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था, तो इसलिए देखो कल का लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 7 वर्किंग्स है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है या नहीं है? तो 7 वर्किंग बना के हमने आंसर लाया था बच्चों, क्योंकि वहां पे वो नॉर्मल कैटेगरी का क्वेश्चन भी था प्लस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी था। डू यू रिमेंबर और नॉट? व्हाट आर द 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इन प्रोसेस कॉस्टिंग? बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड, जिसमें सम बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट रहते हैं। दूसरा, क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 2 मेथड्स है, फीफो एंड एवरेज कॉस्ट, तो आज अपन एवरेज कॉस्ट मेथड भी सीखने वाले, समझा क्या? यस, फीफो एंड एवरेज कॉस्ट। तो कल अपन ने सॉल्व किया था फीफो से, आज अपन अभी फीफो एंड एवरेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस है उतना समझा, तो ऑब्वियसली 4 स्टेप्स वही है, बट अब फीफो में एंड एवरेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस है वो एक बार लॉजिकली समझा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। एंड तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो ऑब्वियसली आज स्टार्ट नहीं होगा, वो तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद करेंगे।
क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। चलो फिर आज बिफोर वी गो फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक दो नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक मतलब वो बेसिक कैटेगरी नहीं, समझ रहा क्या, कॉमन सेंस ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो छोटे छोटे हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, चलेगा। अभी आजकल ये क्वेश्चंस का भी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर 512। क्वेश्चन नंबर 12 पेज 512। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना है बच्चों, पेज 512। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं यहाँ प्रेस्टीज पॉइंट के आजू बाजू में, आपको बता दूं भाई आज हमने ब्रेकफास्ट का छोटा मोटा अरेंजमेंट किया है, आना है तो आ सकते हो अभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं कुछ लोगों को रहता है ना ब्रेकफास्ट मतलब रहेगा तो ही जाऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बच्चों सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 512। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल पासेस थ्रू 4 प्रोसेसेस 1 2 3 4। आपको खुद सॉल्व करना, ये सोच के पढ़ो, ठीक है। एंड मेरा देखो आज आपको डांटने का कुछ करने को कोई मूड नहीं है, ठीक है, बट मुझे मजबूर मत करो बस, ठीक है। मेरा इनिशियल बेसिक कोई मूड नहीं है ऐसे, समझ में आ रहा है क्या, एंड कभी नहीं रहता ऐसे। इट इज ऑलवेज रिएक्टिव, इट्स नेवर प्रोएक्टिव, समझा ना। चलो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल पासेस थ्रू 4 processes 1 2 3 4। Output of each process is input for subsequent process. The loss in 4 processes 1 2 3 4, loss in 4 processes are 25%, 20%, 20%, 16 2/3% of input, ठीक है। If the end product at the end of process 4 is 40,000 किलोग्राम, at the end of process 4 बना कितना है 40,000 kilograms। क्वेश्चन क्या है, what is the quantity of raw material to be fed at the beginning of process 1, okay, and the cost of the same at a rate of ₹5 per kilogram। Find out the effect of increase or decrease in material cost on the end product for variation in every ₹1 in cost of raw material। एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बाद में सोचते हैं। Shall we complete first question? ये सेकंड वाला पैराग्राफ बाद में देखेंगे, चलेगा क्या। पहला क्या है क्वेश्चन, आप एक बार पढ़ लो फिर बताओ मुझे एक्सपेक्टेड है बच्चों कि आप ये खुद बताओ प्लीज। रिवर्स कैलकुलेशन, इतना तो समझ रहा है। प्रोसेस 4 से आउट 40,000 किलोग्राम है, तो प्रोसेस 1 में कितना इनपुट रहेगा एंड उसका कॉस्ट क्या रहेगा। कितना इनपुट रहेगा ये आया तो उसको ₹5 पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हर एक प्रोसेस का लॉस दिया है, बट लॉस जो है ना वो आउटपुट पे नहीं है, वो इनपुट पे है। मतलब समझो प्रोसेस 1 में समझो 100 इन किए, कितने 100, तो आउट आएगा 75, क्योंकि 25% लॉस है, समझा क्या। तो जो 25 लॉस हुआ वो 100 का 25% था ना भाई, वो इनपुट का 25% था, समझा क्या। कुछ नहीं बोला है तो लॉस इज ऑन इनपुट, ऐसा कुछ नहीं कि आउटपुट पे नहीं रह सकता, राइट। आउटपुट का लॉस बोला होता तो उन्होंने क्या बोला होता, समझो 100 पे 25 लॉस हो गए 75 आता है, तो दे कुड हैव आल्सो सेड दैट लॉस इज 1/3 ऑफ आउटपुट। लॉस इज 1/3 ऑफ आउटपुट, एंड जो 1/3 ऑफ आउटपुट है वो 1/4 ऑफ इनपुट होता है। जस्ट लाइक सेम लॉजिक हो सेल्स का एंड उसका, समझा कि आपको ये, अरे 100 पे 25 का लॉस हुआ, मतलब 100 का 1/4 है वो, बट बाहर कितना आया 75 का 1/3 है ना 25, yes or no। तो यू कैन ऑल्सो से दैट लॉस इज 1/3 ऑफ आउटपुट, करेक्ट है। बट अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इट इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ इनपुट। क्या है वो स्पेसिफिकली बताएंगे। एक बार आईसीआई ने ऐसे भी किया था कि लॉस जो दिया था इट वाज अ परसेंटेज ऑन आउटपुट, इट वाज अ परसेंटेज ऑन आउटपुट, समझ आया क्या बच्चों। जैसे प्रॉफिट होता है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स भी देते हैं ना यार, यस और नो। समझो प्रॉफिट 8% ऑफ कॉस्ट है, 8% ऑफ कॉस्ट है, तो हम क्या मान लेते हैं, अगर सेलिंग प्राइस 108 है, सेलिंग प्राइस 108 है, एंड प्रॉफिट समझो 8% ऑफ कॉस्ट है, तो हम क्या मानते हैं 100 कॉस्ट है, 8 प्रॉफिट है, 108 सेल्स है। बट अगर समझो आप 8% ऑफ कॉस्ट है तो फिर 8% ऑफ सेल्स है अगर प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं बोलो, सेल्स को 100 मानते, प्रॉफिट 8 एंड कॉस्ट इज 92,
कॉस्ट इज 92। समझ आया क्या आपको? ये मैं अभी दो चीजें क्या बोला समझा क्या? अगर समझो प्रॉफिट 8% ऑन सेल्स है, 8% ऑन, तो सेल 100 रुपए, 8 रुपए प्रॉफिट, कॉस्ट 92। बट अगर प्रॉफिट 8% ऑफ कॉस्ट है तो हम 100 कॉस्ट को मानते, 8 प्रॉफिट एंड 108 सेलिंग प्राइस, 108 सेलिंग प्राइस। अकॉर्डिंगली राइट वी कैन डू द वर्किंग और नॉट। समझ आया क्या बच्चों? तो चलो बताओ फिर यहां पे कैसे सॉल्व करें अभी। बोलो। अच्छा मुझे बताओ प्रोसेस 4 में लॉस कितना है? 16.6666। तो कैन आई से, लिसन, कैन आई से प्रोसेस 4 का आउटपुट प्रोसेस 4 का, प्रोसेस 4 के इनपुट के 83.33% रहेगा। डू यू एग्री ऑन दिस? 16.66% लॉस होगा, तो अगर समझो प्रोसेस 4 में 100 इन किया तो आउट कितने आएंगे? 83.3333, 83.333। डू यू एग्री और नॉट? तो आप मुझे बताओ प्रोसेस 4 से आउट कितना है? 40,000। एंड कैन आई से वो उसके इनपुट के 83.33% रहेंगे। तो कैलसी ले लो, 40,000 लिए क्या आप? 40,000 लिए, डिवाइडेड बाय 83.333333 पूरा ले लो परसेंट, 48,000। तो ये 48,000 क्या है? 48,000 क्या है? इनपुट टू प्रोसेस 4, मतलब इट इज आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 से आउट कितना है? 48,000। एंड प्रोसेस 3 में लॉस कितना है? 20%। तो कहना से ये 48,000 जो है वो प्रोसेस 3 के इनपुट के 80% है। तो आपने को इन शॉर्ट जानना है 48,000 किसका 80% है, तो डिवाइडेड बाय 80% कर लो, 60,000। तो ये 60,000 क्या है? प्रोसेस 3 को इनपुट है, मतलब 2 का आउटपुट है, मतलब 2 का आउटपुट है। तो 2 को इनपुट कितना रहेगा? इसको वापस जो है 80% करो, कितना है बोलो? 75,000। तो ये 75,000 2 को इनपुट है, मतलब 1 का आउटपुट है। एंड 1 का आउटपुट जो है ना वो 75% ऑफ इनपुट होता है। तो 75,000 किसका 75% है? 1 लाख का। तो टेल मी प्रोसेस 1 को इनपुट कितना रहेगा? 1 लाख किलोग्राम। आवाज आ रही है ना? प्रोसेस 1 को इनपुट कितना रहेगा? 1 लाख किलोग्राम। एंड 1 लाख किलोग्राम का कॉस्ट क्या रहेगा? 1 lakh at a rate of rupees 5 per kilogram. 1 lakh at a rate of rupees 5 kilogram. That is 5 lakhs rupees. This is the answer, my friends. सही है क्या? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताओ भाई कमेंट में, सबको समझ रहा है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कंफर्म कर दो। एंड यहां पे जो बैठे आप मुझे बताओ अभी कैसे सॉल्व करो, लिखू कैसे वो बताओ, बोलो कुछ तो बताना। देखो बच्चों आपको आंसर भी जानते हो आप, तो आप टेबल बनाए, टेबल बना दे, राइट डाउन। फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग quantity of raw material, statement showing quantity of raw material to be fed at the beginning of process 1, at the beginning of process 1, statement showing quantity of raw material to be fed at the beginning of process 1। चलेगा बच्चों? एंड उसका कॉस्ट तो अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे, चलेगा? चलो बोलो क्या फॉर्मेट लिखूं? बट प्रोसेस ऐसे लिख देता हूं, प्रोसेस, चलेगा क्या? एक काम करो, मुझे पहले कंप्लीट करने दो, बाद में लिखो आप, चलेगा? प्रोसेस में 1 2 3 4 ऐसे लिखूं या उल्टा लिख दो? उल्टा लिख देता हूं, पहले 4 लिख देता हूं, बेटर रहेगा ना? पहले 4 फिर 3 फिर 2 एंड फिर 1, बेटर रहेगा ना? वैसे 1 2 3 4 किया तो भी चलेगा, अपने को रिवर्स जाना पड़ेगा वैसे, बट अपन जानते हैं रिवर्स वर्किंग करना है तो अपन लिखते हो उल्टा उल्टा लिख देते हैं ना यहाँ पे, मतलब इधर आंसर आएगा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी फेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1। चलेगा क्या बच्चों? तो ये है प्रोसेस 1 2 3 4। ओके, अब बोलो ये प्रोसेस का आउटपुट पता है क्या आपको? प्रोसेस का आउटपुट पता है क्या? मेरे ख्याल से सिर्फ प्रोसेस 4 का आउटपुट पता है आपको, नहीं समझा आपको? हर एक का थोड़ी पता है यार, प्रोसेस 4 का आउटपुट पता है ना? कितना है बोलो? 40,000 किलोग्राम्स। डू यू एग्री? तो अब बताओ
यहां पे मैं ऐसे लिख दूं क्या, लॉस या प्रोसेस लॉस, क्या लिख रहा बोलो, प्रोसेस लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, एज अ बोलो परसेंटेज ऑफ इनपुट, डू यू एग्री, प्रोसेस लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट। उसके बाद में मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आउटपुट, ओके, एज अ बोलो परसेंटेज ऑफ इनपुट, आउटपुट एज अ बोलो परसेंटेज ऑफ इनपुट, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स। एंड यहां पे लिखता हूं चलो इनपुट, मतलब उस प्रोसेस को इनपुट कितना रहेगा, चलेगा क्या बच्चों, यस और नो। चलो देखते हैं, अपन पहले कंप्लीट करेंगे बाद में आप लिखो, ओके। आप मुझे बताओ प्रोसेस 4 का आउटपुट कितना है, 40,000 किलोग्राम्स, एंड प्रोसेस 4 में इनपुट का कितना परसेंट लॉस है, 16.66666666%। मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट के 83.333% है, यस और नो। एंड 2 मिनट के लिए मान लो अगर ये x है और ये y है, तो ये इनपुट रहेगा x डिवाइडेड बाय y, डू यू एग्री। तो 40,000 डिवाइड बाय 83.333%, 48,000 किलोग्राम। अब बताओ 48,000 किलोग्राम प्रोसेस 4 का इनपुट है बच्चों, प्रोसेस 4 का इनपुट है मतलब 3 का आउटपुट रहेगा वही। कितने लोगों को समझाई, 4 का इनपुट है मतलब 3 का आउटपुट रहेगा कि नहीं। एंड अब बताओ ये लॉस कितना है यहाँ पे, 20%, मतलब 20% लॉस होता है, मतलब इनपुट के 80% आउटपुट आता है, इनपुट के 80% आउटपुट है। तो 48,000 किसका 80% है, यही जानना है ना अपने को। तो 48,000 डिवाइड बाई 80,000, सॉरी 80%, 60,000 kilograms is the बोलो input to process 3, मतलब it is output of process 2, 60,000. Tell me whether this is 20% my friends, this is 80%, so this is 75,000 kilograms and this is 75,000 kilograms, 25%, 75% and 1 lakh. Do you agree my friends? एंड अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दिया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ बोलो रॉ मटेरियल टू बी फेड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी फेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी फेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1 इज इट 1 lakh kilograms into rupees 5 per kilogram. Tell me my friends whether answer is rupees 5 lakhs. Yes, लिख देना आंसर है रुपीज 5 lakhs. अब बताओ बच्चों, आंसर तो हम लोग बिना एक वर्ड यहाँ पे लिखे थे, आंसर 1 लाख किलोग्राम है, ये तो फाइंड कर चुके थे अपन। बट आपको समझता है क्या, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेबल अच्छे से बनाने आएंगे, है या नहीं। आप लिखते क्या ऐसे ही, या कुछ गड़बड़ कर लेते उसमें, थोड़ा बहुत कुछ तो अजीब लिखते, बराबर है या नहीं है। तो ये आंसर देख के आपको लग रहा है क्या एक कोई सिस्टमेटिक आंसर है करके, है या नहीं। चलो लिखो फिर, स्टेटमेंट शोइंग क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी फेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1। कुछ लोग तो सुबह सुबह उठे रहेंगे, उन्होंने देखे यूट्यूब पे लेक्चर है, वाह सो जाओ वापस, दोपहर में देखते है ना। दोपहर में क्या सोचते, शाम को देखेंगे, कल सुबह सुबह इसका अगला पार्ट, फिर कल का भी लेक्चर देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि संडे का हुआ नहीं। अभी कल तो ठीक है, जाने दो। जो हमारे एक बंदे ने मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील डाला है ना, वो एजुकेशन देन वर्सेस नाउ, वो तो मैंने क्लास में ऐसे ही बोला था, मैं कोई रील बनाने के लिए एंगल से नहीं बोला था, है कि नहीं। उसमें बोला ना, बच्चे को आजकल क्या लास्ट डेट तक सपोर्ट चाहिए, सर मुझे याद नहीं आया तो क्या करूं, है कि नहीं।
चलो भाई, हो गया क्या ये? अब जो लोगों ने ये कंप्लीट किया है बाय एनी चांस, आप इसमें और एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर के बारे में भी सोचो। क्या क्वेश्चन है, देख रहे हो ना आप? चलो अभी सोचे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या क्वेश्चन है बताओ? फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन बोलो मटेरियल कॉस्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट फॉर वेरिएशन इन एवरी 1 rupee in cost of raw material, for a variation in every 1 rupee in cost of raw material। बोलो। मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ा पर किलोग्राम, तो फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट पर किलोग्राम कितना बढ़ेगा? नहीं समझा आपको? बढ़ा या कम हुआ, वॉट एवर। अच्छा सुनो ध्यान से, अभी फिलहाल लिसन, अभी फिलहाल रॉ मटेरियल 1 लाख किलोग्राम यूज हो रहे। 2 मिनट के लिए मान लो कि उसका कॉस्ट है 25 रुपए पर किलोग्राम। कितना? तो हम रॉ मटेरियल पे कितना स्पेंड कर रहे हैं? 25 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है बोलो? 25 लाख। बट ये 25 लाख रुपए स्पेंड करके हम बनाते 40,000 किलोग्राम ही है। नहीं समझा आपको? तो डिवाइड बाय 40,000 करो तो क्या आता है? 62.50। तो आप मुझे बताओ 62.50 ये क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट, पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट। नहीं समझा आपको? आप लोग नहीं सर अभी तो आपने 25 लिया था। अरे मेरे भाई 1 लाख इंटू 25, 25 रुपए पर किलोग्राम हम रॉ मटेरियल बाय करते, करेक्ट है? तो 25 लाख रॉ मटेरियल पे स्पेंड किया। आप बताओ वो 25 लाख रुपए स्पेंड करके रॉ मटेरियल राइट लाया, फिर लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट इनकर हुआ रहेगा उसके बाद में। आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा किया आपने? 25 लाख रुपए, बट कितना फिनिश प्रोडक्ट बना? 40,000 किलोग्राम। 40,000 किलोग्राम, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट कितना है? 62.50। अब सोचो रॉ मटेरियल 1 रुपए पर किलोग्राम महंगा हो गया, तो 1 लाख किलोग्राम इंटू 25 की जगह 26 आएगा। तो आप बोलो ये 26 लाख होगा कि नहीं? तो 26 लाख डिवाइड बाय 40,000 कर लो, 65। तो पहले जो 62.50 था अब क्या हुआ? 65। मतलब जब रॉ मटेरियल 1 रुपए पर किलोग्राम से महंगा हो जाता है तो फिनिश प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कॉस्ट पर किलोग्राम 2.5 रुपए से बढ़ता है। नहीं समझा आपको? पक्का? और सिंपल लैंग्वेज में ये सब भाड़ में जाने दो। आप 1 लाख किलोग्राम यूज कर रहे हो कि नहीं? उसका कॉस्ट 1 रुपए पर किलोग्राम से बढ़ा, तो टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए से बढ़ा। जो भी पहला था उससे 1 लाख रुपए से बढ़ा, बट डिवाइडेड बाय 40,000 किलोग्राम जब होगा तो 1 लाख डिवाइड बाय 40,000 जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट पर किलोग्राम तो 2.5 से बढ़ेगा। कितने लोगों को समझाए? रॉ मटेरियल 1 रुपए पर किलोग्राम से महंगा होने की वजह से फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट 2.50 रुपए से बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि रॉ मटेरियल 1 लाख किलोग्राम यूज होता है तब फिनिश प्रोडक्ट 40,000 किलोग्राम ही बनता है। बीच का तो प्रोसेस लॉस है भाई, यस और नो? तो फिनिश प्रोडक्ट कितना महंगा होगा ये अपने को जानना पड़ेगा कि नहीं?
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा मुझे बताओ, समझो मिल्क 2 रुपए पर लीटर महंगा हो गया, तो हर कप का प्राइस वो 2 रुपए से बढ़ाएगा क्या? नहीं। क्या देखेगा वो? भाई 1 लीटर जो है, राइट, सुन रहे हो क्या, वो 2 रुपए से महंगा हो गया। 1 लीटर में मैं पहले 10 कप चाय बनाता था, नहीं समझा आपको ये, 10 कप चाय बनाता था, सुन रहे हो क्या? तो 10 कप का प्राइस 2 रुपए से बढ़ गया, तो पर कप मुझे 20 पैसा बढ़ाना पड़ेगा, पर कप मुझे 20 पैसा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वो रॉ मटेरियल के प्राइस का इंपैक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे क्या आ रहा है, ये देखिए कि नहीं हम लोग? यस और नो? जब मिल्क 2 रुपए पर लीटर महंगा हो जाएगा, तो अब डेफिनेटली चाय को महंगा करना पड़ेगा कि नहीं उसको? तो उसको जानना पड़ेगा कि नहीं कॉस्ट ऑफ चाय क्या बढ़ रहा है। यस और नो? कहीं पे भी गए मेरे भाई, कोई लेट से आप देखते हैं कि भाई किसी कार बुक कर दिया आपने, उसको बोला कि आपने भाई पिछली बार तो 18 रुपए पर किलोमीटर था, इस बार 25 रुपए ले रहे हो, 22 रुपए ले रहे हो, क्यों इतना महंगा भाई? वो क्या बोलता है? सर पेट्रोल डीजल के रेट देखिए क्या सर, बोलता है कि नहीं वो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सिंपल, कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ेगा मेरे भाई, तो उसके खुद के कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा, तो अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ाएगा ना। आप हमें बोलो कि सर आपका पुराना एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, 2010 का वीडियो था, उसमें आप बोल रहे थे कि इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का बैच फीस इज ओनली 3500, आज तो 18,000 ले रहे हो सर, क्या आप लूट रहे हो सर लोगों को? आप मुझे बताओ, उस वक्त जो कॉस्ट थे, राइट, वो बाकी हमें भी जो इनपुट था, उस वक्त हम क्लासरूम रेंट पे लिए रहेंगे, राइट, स्टाफ को सैलरी देते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देते रहेंगे, उस वक्त वो भी तो कम ही था ना मेरे भाई, करेक्ट और नॉट? तो अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसी रेशो में कहीं ना कहीं हमें भी तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? हम सादा कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो वो एक क्लॉज डालता है भाई कि राइज इन रेंट 10% एवरी ईयर। यस और नो? मतलब आज अगर 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट है, तो अगले साल 1,10,000 पर मंथ रहेगा, उसके अगले साल 1,21,000 पर मंथ रहेगा। यस और नो? उसके अगले साल 133,100 पर मंथ रहेगा। आप बताओ 1 लाख का रेंट 2-3 साल में तो 1,33,000 पर मंथ गया कि नहीं बच्चों? 10% राइज इन एवरी ईयर से गया कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, राइट, एवरीवन ट्राइज टू बीट द इन्फ्लेशन, एवरीवन ट्राइज टू बीट द इन्फ्लेशन। जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कम से कम हमें उससे ज्यादा रेट से पैसा कमाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। चलो एनीवे, बाकी थ्योरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहां पे समझ रहा है कि आपको ये सिंपल क्वेश्चन क्या है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 1 रुपीज पर किलोग्राम से महंगा बढ़ेगा या कम होगा, तो फाइनल प्राइस, फाइनल प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल अगर 1 रुपए पर किलोग्राम से कम भी हुआ ना बच्चों, तो फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट 2.50 पर किलोग्राम से कम होगा। अरे बढ़ेगा तो जैसे होगा, तो ऐसे इंपैक्ट तो कम होने पे भी आएगा ना। यस और नो? चलो क्वेश्चन क्या बोला था, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट फॉर वेरिएशन इन एवरी 1 रुपी इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। राइट डाउन इफेक्ट ऑफ क्या उन्होंने जो वर्डिंग यूज किया वही करते चलेगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज in material cost, effect of increase or decrease in material cost on the end product, on the end product for, बोलो, for variation of every rupee in cost of raw material, for every variation in every rupee in cost of raw material। तो अब बताओ बच्चों, रॉ मटेरियल है 1 लाख किलोग्राम्स, उसका कॉस्ट 1 रुपए से कब अगर बढ़ भी गया तो 1 लाख रुपए से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, 1 रुपए से कम भी हुआ तो 1 लाख से रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होगा, बट उसका इंपैक्ट फाइनली 40,000 किलोग्राम पे क्या आएगा? तो आंसर इज, बोलो, ₹2.50 पर किलोग्राम। समझा क्या? मतलब रॉ मटेरियल 1 रुपए से महंगा हो गया तो तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट 2.50 पर किलोग्राम से बढ़ेगा, एंड रॉ मटेरियल अगर 1 रुपए पर किलोग्राम सस्ता हुआ तो भी तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट 2.50 से नीचे आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन था ना ये?
अब देखो मैंने एक्सप्लेन करने के बाद आपको लग रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आप कुछ तो सोच ही रहे थे क्वेश्चन देखने के बाद, है या नहीं? ओके, तो दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन, समझा आपको ये? अब बताइए इसमें क्या प्रोसेस कॉस्टिंग और क्या है यार, ये तो मैथ से बेसिक, बिना प्रोसेस कॉस्टिंग जाने भी अपन ये सॉल्व कर सकते, है या नहीं? ये तो प्योर मैथ्स ही था ना यार। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, an article passes through three successive operations from the raw material to the finished product. Three successive operations. Following data are available from the production records of a particular month. तो ऑपरेशन 1 में इनपुट कितना है? 60,000. नंबर ऑफ पीसेस रिजेक्टेड आउटपुट दिया हुआ है, एंड वही आउटपुट इनपुट रहेगा 2 को, उसका आउटपुट 36,000 है, 3 को इनपुट 36,000 है, 6,000 रिजेक्टेड है एंड 30,000 आउटपुट है। तो इन शॉर्ट प्रोसेस 1 को इनपुट 60,000 है, प्रोसेस 3 से बाहर 30,000 है, तो इनपुट आउटपुट रेशियो इज 2:1। इनपुट टू प्रोसेस 1 टू आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3, नहीं समझा आपको? इनपुट टू ऑपरेशन 1 टू आउटपुट ऑफ ऑपरेशन 3 का रेशियो इज 2:1। Determine the input required to be introduced in the first operation, okay, in terms of number of pieces, okay, if bolo finished output of 100 pieces is required after last operation. दो आंसर, 200 pieces। भाई नहीं समझता इतना, क्वेश्चन ही नहीं समझता रहेगा। In order to obtain finished output of 100 pieces after last operation, समझता है क्या आपको? कितने लोगों को समझा 200 pieces इसका आंसर है बोल के? ये गलत है, गलत। Determine input required in first operation in terms of number of pieces in order to obtain finished output of 100 pieces after last operation. क्या आंसर है? Calculate cost of raw material required to produce, okay, one piece of finished product if the weight of finished piece is 0.10 kilograms and the price of raw material is 20 rupees per kilogram. Okay, लिख दो भाई, आंसर लिखो। अच्छा, वो बीच में अभी कोई परसेंटेज नहीं है मेरे भाई, समझ रहा क्या? यहाँ पे रिवर्स वर्किंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझा क्या? अरे वो बीच में कोई ऐसे कुछ 10% 15% लॉस है क्या? कुछ नहीं है ना। वो बीच में क्या हो रहा है, अपने को करना क्या है यार? करेक्ट और नॉट? आप बताओ, ऑपरेशन 1 को तुमने इनपुट कितना दिया? 60,000। ऑपरेशन 3 से आउटपुट कितना आया? 30,000। इधर ही क्लियर है, 2:1। समझा या नहीं? मतलब अगर एक पीस आउटपुट चाहिए तो आपको प्रोसेस ऑपरेशन 1 में इन कितना करना पड़ेगा? 2। तो ऑपरेशन 3 के बाद में आपको 100 आउट चाहिए तो इन कितना करना पड़ेगा? 200 पीसेस। कॉमन सेंस है यार, यस और नो? तो राइट डाउन, इनपुट टू ऑपरेशन 1, इनपुट टू ऑपरेशन 1 टू output from operation 3 is equal to 60,000 is to 30,000. Like तो 60,000 pieces is to 30,000 pieces. Do you agree? And tell me, is it 2:1? Is it 2:1? Input to operation 1 is to output from operation 3 का रेशियो is 2:1। सही है बच्चों? Therefore, दे दे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है बोलो? डिटरमाइन द इनपुट रिक्वायर्ड। तो राइट डाउन therefore input required
to be introduced, to be बोलो introduced in first operation, in first operation, in number of pieces, in number of pieces, in order to obtain, in order to obtain finished output of 100 pieces, in order to obtain finished output of, बोलो मेरे भाई, finished output of 100 pieces after last operation. ये उन्होंने जो वर्डिंग यूज किया एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हमने, तो उनको लास्ट ऑपरेशन से 100 आउट चाहिए. तो देख जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए इधर लिख देता हूं, इनपुट इज टू आउटपुट का रेशियो क्या है आप बताओ, 2:1. तो अपने को आउट चाहिए 100 पीसेस, तो इनपुट कितना. इससे इजी क्वेश्चन होगा क्या भाई, कुछ और समझा क्या आपको ये? तो बोलो आंसर बताओ, बोलो. 100 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100. ये सही लिखा क्या मैंने, सही लिखा क्या बच्चों? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या रहेगा, 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1. ऐसे कुछ बचपन में किए रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 1. सही है भाई? तो 200 पीसेस इज द आंसर. यस भाई. और क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस वन पीस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इफ द वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 0.10 kilograms and cost is 20 rupees per kilogram. So write down input to operation 1, input to operation 1 if output expected from operation 3 is कितना है, 0.10 किलोग्राम से क्या सही है क्या? तो 0.10 किलोग्राम्स बोलो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1. तो टेल मी ऑपरेशन 1 में 0.20 किलोग्राम से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. समझा क्या बच्चों? अरे जितना भी मतलब जितने भी पीसेस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसका वेट ये रहेगा. करेक्ट है. एंड कॉस्ट ऑफ द इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना है, 0.20 किलोग्राम्स. एंड कितना है कॉस्ट पर किलोग्राम, इंटू ₹20 पर किलोग्राम, इंटू ₹20 पर किलोग्राम. टेल मी वेदर आंसर इज ₹4. थोड़ा टफ क्वेश्चन था ना ये. इसमें सबसे मेन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व था. एंड उसके बाद में फाइनल आंसर में हम प्रोडक्ट किए. क्या किए? प्रोडक्ट. वो भी 0.10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1. वहां तक तो ठीक था यार, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 ने तो दिमाग ही खराब कर दिया ना. वो भी सुबह सुबह है ना, बिना नहा के. करेक्ट ना? नहाएंगे बेटा? पक्का? कब? कल सुबह? ये कितने? 3. चलो, तो ये 2 क्वेश्चन डन माय फ्रेंड्स. चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 10 on page 505. Question number 10 on page 505. Question number 10, page 505.
पढ़ेंगे बच्चों? यस. कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, ओके, which involves two consecutive processes. कौन सा है? Pressing and polishing. And for the month of September 18, following data is available. Pressing and polishing का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इनपुट इन द प्रोसेस दिया हुआ है, यूनिट्स कंप्लीटेड. अच्छा, प्रेसिंग में इनपुट कितना है? 1200. यूनिट्स कंप्लीटेड कितना है? 1000. एंड यूनिट्स अंडर प्रोसेस मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 200. मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन मतलब एज गुड एज लेबर ओवरहेड. कन्वर्जन मतलब क्या? अरे मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने के लिए क्या खर्चा होता है बीच में? लेबर एंड ओवरहेड. समझा आपको ये? फॉर इनकम्प्लीट यूनिट्स चार्ज मटेरियल कॉस्ट 100%. मतलब वो बोल रहा है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मटेरियल 100% है, एंड कन्वर्जन 60% इन प्रेसिंग एंड 50% इन पॉलिशिंग. तो ऐसे पॉलिशिंग प्रोसेस में भी कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? 100% मटेरियल में एंड 50% लेबर एंड ओवरहेड में, मतलब कन्वर्जन में. नहीं समझा आपको? एंड प्रेसिंग प्रोसेस में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? मटेरियल में 100%, लेबर ओवरहेड में 60%. क्लियर? क्वेश्चन में दिया है भाई, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच रिजल्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ, बोलो, 25% ऑन कॉस्ट. मतलब पॉलिशिंग प्रोसेस से जो भी आउट आएगा उसका अगर अपन कॉस्ट पर किलोग्राम पता कर लिए, क्या आप बोलो? कॉस्ट पर किलोग्राम है या यूनिट है? इधर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट पता कर लिए तो उसमें 25% ऐड कर दो, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस. दैट विल बी द सेलिंग प्राइस. अब आप बताओ कैसे सॉल्व करना है? पॉलिशिंग प्रोसेस का जो आउटपुट रहेगा उसका कॉस्ट, बट पॉलिशिंग प्रोसेस में जो इनपुट है वो प्रेसिंग से जाता है, तो प्रेसिंग से पॉलिशिंग में जो जा रहा है उसका कॉस्ट क्या है ये भी पता करना पड़ेगा. करना पड़ेगा कि नहीं? बोले फिर कैसे कंप्लीट करेंगे? ये क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना दूं क्या? और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे यहां पे, बट चले बनाओ क्या लेंदी. राइट ऑन. अल्सो प्रिपेयर, ये आईसीआई का क्वेश्चन है, छोटा है, बट अपन थोड़ा इसको लेंदी करें क्या? अल्सो प्रिपेयर प्रेसिंग कॉमा पॉलिशिंग प्रोसेस अकाउंट्स. तो ये क्वेश्चन इतना कुछ बहुत लेंदी नहीं था, बट हमने थोड़ा इसको और लेंदी कर दिया. ये प्रोसेस अकाउंट आपको लग रहा है कि क्या सर आपने 2 लाइन तो ऐड, 1 लाइन तो ऐड किया है. ये अकाउंट बनाना है मतलब 3 वर्किंग नोट आते हैं साथ में, एंड वो भी 2 अकाउंट है, एंड दोनों में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है. समझे क्या आपको? दोनों में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है. कुछ गया कि दिमाग में? यस भाई, करे सॉल्व. यस बोलो. क्या लिखो? क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ क्वेश्चन में. हाँ भाई, वो साइड में क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ना? है, इन्वॉल्व तो है, बट क्वेश्चन भी है क्या बोल रहा हूँ? है ना, संडे को भी आपको क्लास करना पड़ रहा है सुबह सुबह ना. लोग, अभी मैं आ रहा था, कितने लोग जा रहे थे उधर सिंहगढ़, इधर उधर ग्रुप में, ऐसे कॉलेज के बच्चे, ये वो उधर वो जमा हो रहे थे कुछ लोग ऐसे ऐसे, और अपन बलिदान दे रहे, है ना? सीएस अपन फिर बाद में अपना अपना भी टाइम आएगा ना. ये लोग तो सिंहगढ़ जा रहे हैं, अपन डायरेक्ट एम्स्टरडेम जाएंगे, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? क्या बोले थे? सीए बनना पड़ेगा ना बेटा पहले, खुद के पैसे से. अरे ये क्या करते हैं, उधर सिंहगढ़ पे जाएंगे, उधर पिटला बकरी खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, बोलेंगे वाह फार मजा ली. अपन डायरेक्ट एम्स्टरडेम में, और कहाँ कहाँ घूमेंगे मैं क्लास में बता नहीं सकता आपको, है कि नहीं? चलेगा ना? यस. और वो भी खुद के पैसे से, किसी को हिसाब नहीं देना है. बराबर है कि नहीं? वो भी एक मज़ा रहता है ना भाई. इधर तुमने क्या, इधर 15 रुपये स्पेंड कर लिए, पापा पूछते कहाँ गए पैसे. बराबर है ना? उसमें क्या मतलब है यार, है कि नहीं? अपन इधर 15-20 लाख रुपए स्पेंड किए तो भी किसी को पता भी हिसाब देने की टाइम नहीं चाहिए. बराबर है कि नहीं?
उसलिए तो आज अपन मेहनत कर रहे हैं ना, तुम लोग भी यही सोच के मेहनत कर रहे हो ना? यस सर, आज हम संडे भी हैं, हम करेंगे, लेकिन क्यों? आई कैन सी माई फ्यूचर सर, बराबर ना? चलो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते है ना। चलो आते वापस जमीन पे, इंडिया में आते वापस। कुछ लोग तो पहुंच गए वहां तक एंड पता नहीं क्या क्या देख रहे है कि नहीं, बराबर ना? चलो बोलो भाई, ये दो प्रोसेस है, प्रेसिंग एंड पॉलिशिंग। तो एक काम कर देना, ऐसे लिख देना कैपिटल ए पहले, चलेगा क्या? प्रेसिंग प्रोसेस चलेगा क्या? ये जो भी अपन बनाएंगे प्रेसिंग प्रोसेस के लिए कंप्लीट कर दे, चलेगा क्या? तो प्रेसिंग प्रोसेस के लिए पहले क्या बनाओ? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, चलेगा? तो राइट डाउन उसके अंदर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बोलो उसका फॉर्मेट याद है क्या आपको? क्या लिखो बोलो? पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। यूनिट्स उसके बाद क्या? इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में दो यहां पे कौन से? मटेरियल एंड कन्वर्जन। यहां पे कन्वर्जन ऐसा वर्डिंग यूज्ड है, मटेरियल एंड कन्वर्जन। एंड फिर उसको वापस दो पार्ट में, कौन से दो पार्ट? परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। कंप्लीट कर रहे हो बच्चों? तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं लगेगा बच्चों, 5-6 लाइन में तो खत्म हो जाएगा, बराबर है ना? पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, देन इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में ऑब्वियसली मटेरियल एंड कन्वर्जन, वापस उसमें परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। ठीक है भाई? यस बोलो, आप खुद कंप्लीट करोगे या मेरी कोई ज़रूरत है? नहीं है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी, वैसे भी यूजलेस। अच्छा अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ना, करो फिर कंप्लीट। यहाँ पे ए इनपुट कितना है बोलो? इनपुट बोलो 1200, इतना लिख दो बस है, चलेगा ना बच्चों? एंड उसके बाद आउटपुट, यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं कुछ, बराबर है ना? आउटपुट। अब ये 1200 यूनिट्स कहाँ कहाँ गए बताओ? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ना इसमें कोई नॉर्मल लॉस है ना कुछ अबनॉर्मल लॉस है, समझा क्या? सिर्फ यूनिट्स कंप्लीटेड है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, दो ही चीजें, बराबर है या नहीं? तो बोलो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर टू, कौन सा अगला प्रोसेस कौन सा है? पॉलिशिंग। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू पॉलिशिंग प्रोसेस। एंड सेकंड है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितना है बच्चों? 1000, सही है क्या? एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 200। सब टोटल बी, सब टोटल बी कितना है? 1200। तो ये तो टैली हो गया, हो गया क्या? फिर ये वर्किंग कंप्लीट नहीं, उसके सामने परसेंटेज लिखना पड़ेगा ना, इनपुट के सामने कुछ लिखते हैं क्या अपन? नहीं। अब बताओ ये 1000 यूनिट्स 100% कंप्लीट किया है अभी, किसने बोला आपको 100%? ऑब्वियसली भाई, जो कंप्लीट करके ट्रांसफर किया वो तो 100% हुआ ही रहेगा ना। एंड देयर इज नो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, मतलब जो भी इस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था इसी पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, यस और नो? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप लगे तो ऐसे लिख देना, फॉर सितंबर 2018। ये जो भी चल रहा है रामायण ये 1 महीने के लिए, समझा क्या? फॉर प्रोसेस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर पीरियड वाइज, समझता है ना? चलो बोलो, ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मेरे ख्याल से मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसमें भी 100% है, बट लेबर का कन्वर्जन का कितना है? 60%। तो दिस इज 120। तो टेल मी
मटेरियल के एंगल से कैन आई से आउटपुट इज 1200 यूनिट्स, एंड लेबर के एंगल से एंड कन्वर्जन के एंगल से आउटपुट इज 1120। आपको लग रहा है सर ये दोनों का अलग अलग क्यों रहता है? कल मैंने एग्जांपल बताया था, तो आप बताओ, समझो आज की डेट तक समझो 50% अपना बैच कंप्लीट हुआ है, तो कैन आई से इस बैच का अभी तक का आउटपुट है मेरे साइड से मटेरियल 100% एंड लेबर ओवरहेड 50%, यस और नो? चलो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब लिखो 2, क्या लिखो बोलो? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलो। अभी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट याद है आपको? क्या लिखो? पर्टिकुलर्स, मटेरियल, कन्वर्जन, टोटल। ये भी 5-6 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, बराबर है ना? पर्टिकुलर्स, उसके बाद मटेरियल, कन्वर्जन, टोटल। पर्टिकुलर्स, मटेरियल, कन्वर्जन एंड टोटल। करेंगे बच्चों कंप्लीट? मटेरियल, कन्वर्जन, टोटल, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बना रहे। ओके, चलो बोलो। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, या ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 18, ऐसे लिख दूं? वो पीरियड अपने को पता है क्या है, तो बोलो मटेरियल कॉस्ट कितना इनकर हुआ है? 96,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितना इनकर हुआ है? 3,36,000। टोटल